ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वीडियो लंबा होने वाला है। छोटा नहीं होगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन करना है, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, समझाना है, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। और जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये फंडा क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो एक वीसीएस सर्कल में घुस जाएंगे। वीसीएस सर्कल पता है ना? ऐसा एक सर्कल जिससे कभी बाहर ही ना निकल पाओ, और उसमें समय बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई विशियस सर्कल के अंदर घुसे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक क्लियरली देखना, समझना। अगर पसंद ना आए तो किसी और का प्लान को अडॉप्ट कर लेना, अगर पसंद आए तो इस पे स्टिक हो जाना, ठीक है? तो दोस्तों, CGL 2022 नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको पता है, जो कि सितंबर में आने वाला है, और ये मंथ है जुलाई। तो ये बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन का। फॉर्म निकलने के बाद प्रिपरेशन लोग करते हैं, लेकिन उतना समय नहीं होता है तब। लेकिन फॉर्म निकलने से अगर 2-3 महीने पहले अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो आप ले सकते हो सिलेक्शन। उतना एनफ टाइम आपके पास होता है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन, मतलब फुल फेज प्रिपरेशन, पूरा मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकता है, और विथ ज़्यादा रिवीजन, जो कि एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। तो एग्ज़ाम है Tier 1 दिसंबर 2022 में, और फॉर्म निकलेगा सितंबर में। ये मंथ चल रहा है जुलाई, और अभी से मैं आपको एक ब्लू प्रिंट पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है? और बुक्स भी बता दूंगा। बुक्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं एक कोट शेयर करना चाहता हूँ आपके मतलब आप सबके साथ, कि अगर कोई भी काम को करना चाहते हो, कोई भी, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम हो, कुछ भी हो, अगर करना है तो फुल इंटेंसिटी के साथ करो, फुल इंटेंसिटी, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, कंप्लीट इंटरेस्ट लेके करो। अदरवाइज छोड़ दो, उसको मत करो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपके इंटेंसिटी नहीं है काम करने में, तो वो काम आपका समय और आपका लाइफ ख़राब कर रहा है। उससे अच्छा है और कुछ कर लो आप, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। पहले मैं बुक्स बता देता हूँ कि मतलब क्या क्या आपको बुक्स करना है। तो बुक्स से पहले एक ब्रीफ आइडिया मैं बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो CGL तो मतलब एग्ज़ाम है, अभी तो ये CET कंडक्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी SSC निकाल दिया, मतलब CET नहीं करवाने वाला। आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी SSC ने कैलेंडर निकाल दिया। अगर SSC कैलेंडर नहीं निकालता तो शायद CET कंडक्ट करवा सकता था। तो CGL में दोस्तों टोटल 4 स्टेजेस होते हैं: Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4, ठीक है? Tier 1 में क्या है, मैं मतलब लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही ब्रीफली बता दे रहा हूँ, आपको सबको पता ही है नॉर्मली। अगर नहीं पता है तो आप कोई भी यूट्यूब में सर्च करके आप देख सकते हो। Tier 1 में क्या होता है दोस्तों, टोटल 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। 4 सब्जेक्ट आता है: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क होते हैं। 100 क्वेश्चन तो 4 भाग हम करेंगे तो 25-25 क्वेश्चन बनते हैं एक एक सब्जेक्ट के, ठीक है? और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 60 मिनट्स टाइम मिलेगा। मतलब आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करना है। ये तो रहा Tier 1। इसके बाद जब इसको क्वालिफाई कर जाओगे आप, तो आपको देना होगा मेंस, जो कि Tier 2 है, जिसमें सिर्फ मैथ और इंग्लिश आता है, और 2 एक्स्ट्रा पेपर है, पेपर 3 और पेपर 4। मतलब 2 अलग अलग पोस्ट के लिए, एक है अकाउंट AO के लिए, ठीक है, और एक शायद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, ठीक है? ये तो रहा टोटल 4 पेपर, जो कि पेपर 3 और पेपर 4 कंपलसरी नहीं है सबके लिए। जिसको जो पोस्ट ऑप्ट करना है अगर, तो उनको वो पेपर देना ज़रूरी है। अगर आपको ऑप्ट नहीं करना है तो नहीं। तो लेकिन सबके लिए कॉमन है मैथ और इंग्लिश मेंस में। मेंस में मैथ 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क के, एक एक 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश 200 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क। तो टोटल कितना हुआ? 400 मार्क। ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है? ये कंपलसरी देना ही देना है। अगर आप मैथ और इंग्लिश को स्किप करते हो तो आपका आपका रिजेक्शन हो जाएगा, आप मतलब आपका हट ही गए एग्ज़ाम से आप, ठीक है? अगर पेपर 3 पेपर 4 नहीं देते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फिर भी आप एक कॉमन लिस्ट में रहोगे आप, जो 2 पोस्ट को छोड़ के बाकी सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये तो रहा मेंस। अब मेंस देने के बाद फिर से कट ऑफ निकलेगा, जिसमें आपका प्रीलिम और मेंस का मार्क दोनों
ऐड होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम क्वालिफाइंग नेचर है, प्रीलिम क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। प्रीलिम को क्वालिफाई करने के बाद भी प्रीलिम के मार्क काउंट होते हैं मेरिट लिस्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीलिम में अच्छा मार्क्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि ऐड होगा वो चीज़। तो प्रीलिम में भी अच्छा स्कोर करना है, मेंस में भी अच्छा स्कोर करना है। मेंस के बाद नेक्स्ट स्टेज दोस्तों टीयर 3। टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब आपको एसे, लेटर और प्रिसाइज राइटिंग जो भी एग्ज़ाम में पूछे आपको करना होगा, इन रिटर्न वहाँ पे आपको लिखना होगा पेन एंड पेपर के साथ। ठीक है, ये रहा टीयर 3। इसके बाद फिर से कट ऑफ निकलने वाला है, इसके बाद फिर से शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो। तो इसमें क्या होगा, इस बार क्या होगा शॉर्ट लिस्ट में कि वो टीयर 1 के मार्क को, टीयर 2 के मार्क को और टीयर 3 जो कि 100 मार्क का है, तीनों को मिला के आपने जितना भी स्कोर किया हुआ तीनों में से उस सबको मिला के एक शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर से कट ऑफ निकलेगा। और ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं टीयर 4, स्टेज 4 है, वो लास्ट स्टेज है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीपीटी एंड टेस्ट, मतलब आपका पहला दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कंप्लीट होने के बाद आपका क्या होगा कि आपको फिर से एडमिट कार्ड देंगे, उसके बाद दिन ही आपका सीपीटी होगा या डेस्ट होगा। सीपीटी क्या है, डेस्ट क्या है? डेस्ट मतलब सिर्फ टाइपिंग है, ठीक है, सिर्फ ओनली टाइपिंग। सीपीटी मतलब वहाँ पे टाइपिंग, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों होगा। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, दो टाइप के कट ऑफ निकलेंगे। कुछ लोग जो सीपीटी के लिए एलिजिबल हैं, कुछ लोग सिर्फ डेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दो टाइप के कट ऑफ निकलेंगे, ठीक है। जो सीपीटी के लिए एलिजिबल हैं वो सीपीटी देंगे, जो सीपीटी देगा उनके लिए टाइपिंग देने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में टाइपिंग इंक्लूड है। क्योंकि सबसे पहले आपको टाइपिंग ही होगा वहाँ पे, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट मतलब पावर पॉइंट देंगे एग्ज़ाम में, उसके बाद फिर से एक्सेल देंगे, ठीक है। और एक एक का ड्यूरेशन है 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स 15 मिनट्स 50 मिनट्स। और उसके जो मार्क्स भी हैं और उसके कुछ मिनिमम मार्क्स भी हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 स्टेज हो गया, इसके बाद आपको चुपचाप वेट करना है फाइनल रिजल्ट के लिए, ख़त्म, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये रहा ओवरऑली मैंने बता दिया, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपको एग्ज़ाम का आइडिया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। अभी हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। बुक्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों मैं बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो लोग इस चीज़ में इतना उलझ जाते हैं कि वो जुलाई, मान लो कि जुलाई से स्टार्ट किए पढ़ाई, वो इस चीज़ में इतना उलझ जाएंगे बुक्स सर्च करने में, जुलाई निकल जाएगा, अगस्त निकल जाएगा, सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर निकल जाएगा, ठीक है, फॉर्म निकल गया, फॉर्म निकल गया और ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाता है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चला जाएगा, फिर बचेगा बस 1 महीना, तब उनको पता चलेगा यार ये बुक्स पढ़ना है, और उनके पास उतना समय नहीं है कि वो किताब को अच्छे से ख़त्म भी कर पाए। अब बताओ, एक किताब को एक बार, मान लो कि आपने एक बार भी नहीं किया तो एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है, ये छोड़ो। अगर आप गलती से एक बार कर भी लिए फिर भी आपका एग्ज़ाम ख़राब होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किताब को एक बार पढ़ने का मतलब है ना पढ़ने के बराबर, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप कोई भी किताब को एक बार पढ़ रहे हो, उससे अच्छा दोस्तों आप पढ़ो ही ना, क्योंकि वो जो समय आपने ख़राब कर लिया वो एग्ज़ाम में कुछ यूज़फुल नहीं होगा। वो आपका नॉलेज के लिए शायद यूज़फुल हो सके, लेकिन वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर ही नहीं सकते। जब टाइमर चल रहा होता है तो सिर्फ जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वही चीज़ आपको याद आएगा एग्ज़ाम में। आप वहाँ ज़बरदस्ती कुछ याद नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी आप इन प्रैक्टिस मोड में थे, जो ऑलरेडी दिमाग में घुस चुका है बहुत बार, वही चीज़ प्रेशर के टाइम में याद आता है। क्लियर? तो इसलिए बुक्स इतना इम्पॉर्टेंट है जानना। और एक चीज़, जब भी बुक सेलेक्ट करो, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक सेलेक्ट करो, ठीक है। मल्टीपल बुक्स नहीं करना। मान लो कि प्रैक्टिस के लिए जो बुक्स हैं आपको 2-2 बुक नहीं करना है, कोई एक बुक करना है। अगर कोई नोट्स प्रीफर कर रहे हो तो एक ही नोट्स प्रीफर करना है, मल्टीपल नोट्स प्रीफर नहीं करना है। तो ये चीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, दिमाग में इसको याद रखना कि गलती से भी मल्टीपल सोर्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि एग्ज़ाम डिमांड नहीं करता है मल्टीपल सोर्स। चलो बुक्स के बारे में बात करेंगे। मैं डिटेल में सब लिख चुका हूँ, पूरा प्लान बनाया हुआ है, हर चीज़ समझाऊंगा। बुक्स, सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे,
ठीक है, चलो मैथ छोड़ो, पहले हम जीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जीके के लिए, जिसे जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस एग्ज़ाम में जो आता है, इसके लिए दोस्तों दो किताब बेस्ट हैं, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो लूसेंट जीके, आपको पता है येलो कलर का एक बुक होता है, लूसेंट जीके, या आर्यंत मनोहर पांडे का। ये दोनों में से कोई एक, दोनों मत खरीद लेना। ठीक है, या तो लूसेंट खरीदो या तो आर्यंत खरीदो। अगर मेरे को पूछोगे आप कि भाई आप कौन सा प्रेफर करते हो, तो मैं प्रेफर करूँगा आर्यंत। ये मेरा चॉइस है, आपका चॉइस शायद लूसेंट हो सकता है। आप दुकान में जाओ, खरीदने से पहले भाई बोलो कि भाई लूसेंट दिखाओ, आर्यन दिखाओ, दोनों को थोड़ा देखो, चेक करो, थोड़ा मतलब पढ़ने की कोशिश करो। वहाँ पे आपको जो सुइटेबल लगे खरीद लेना, जो आपको कंफर्टेबल लगे खरीद लेना। और ऐसा नहीं है कि लूसेंट खरीद तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा और आर्यन खरीद लिए तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों में से कोई भी चूज़ करो, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। ये तो रहा जीके का। ठीक है, दोनों में से कोई एक चूज़ करना। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं, रीजनिंग के लिए ज़्यादा रिसर्च ना करो कोई बुक्स का। रीजनिंग कंप्लीटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पढ़ के समझ के आपका मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन समझे और उसको सॉल्व कर पाए कि नहीं। डिपेंड क्या करेगा यहाँ पे कि आप कितना टाइम में सॉल्व किए। एक बंदा, मान लो कि आप और आपके दोस्त को हम बैठा दिए एक मतलब एक जगह पे और रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए 50। कोई जल्दी कर लेगा, एक बंदा जल्दी कर लेगा, एक बंदा थोड़ा लेट में कर सकता है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये बंदा ने जल्दी कर दिया, ठीक है, और एग्ज़ाम में यही चाहिए कि हमको जल्दी करना है। तो रीजनिंग दोस्तों कंप्लीटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और इसके लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, वो है प्रीवियस ईयर वाला बुक, किरण वाला, किरण प्रीवियस ईयर। देखो ये जो भी मैं बुक बता रहा हूँ यहाँ पे, सारे के सारे लिंक अगर आपको चाहिए ऑनलाइन परचेज करना है तो इसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में नीचे, मैं वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, किरण प्रीवियस ईयर। अगर आपका नियरेस्ट स्टोर में मिल जा रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप वहीं से ख़रीद लेना, ऑनलाइन खरीदोगे तो लेट होगा आने में। तो रीजनिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ अब कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, अब बुक में तो इससे तो हम प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। यूट्यूब में से आप लेक्चर्स भरे पड़े हैं, आप टॉपिक वाइज सर्च करना। मान लो कि पहले ही किताब खरीद लेना, ऐसे ही मतलब रैंडमली रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल ऐसा नहीं मानना। सबसे पहले किताब खरीद लेना, ये किताब आ गया। इसके बाद इस किताब में जो टॉपिक लिखा हुआ है टॉपिक वाइज, सबसे पहले जो टॉपिक पहला टॉपिक होगा, पहले टॉपिक के यूट्यूब पे सर्च करो, उसके वीडियोस देखो, समझो, फिर इस किताब से प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब से देखो, और फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, और हाँ, जिसका लेक्चर देखा है उस लेक्चर को सेव कर लेना, या मतलब सेव करके रखे रहना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम देखो तो वही देखना। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड रिलेशन के चैप्टर एक बार किसी का देखे, दूसरे बार किसी और का वीडियो देख रहे हो, तीसरे बार किसी और का वीडियो देख रहे हो, ये गलती होगा आपका। आप जिसका भी देखो उसी का ही देखना। अगर आप रिपीट बाद में देख रहे हो उसका, तो उसी का ही देखना, बार बार किसी दूसरे पर्सन का नहीं देखना, क्योंकि आपका जो आपने परसेप्शन जो डेवलप कर दिया है वो चेंज होता जाएगा हमेशा, और ठीक नहीं है वो चीज़। ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे उस चीज़ से, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो किरण प्रीवियस ईयर प्लस यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस, बस रीजनिंग के लिए इतना एनफ है। अब बात करते हैं हम मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा दोस्तों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेंस में भी आता है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंस में मैथ्स और इंग्लिश। तो मैथ्स का दोस्तों मैं सोर्सेज बताने वाला हूँ, दो ही सोर्स हैं इसके। सबसे पहला देखो,
इससे भी पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैं 2017 से ही मैं वीडियोस बनाना 16 या 17 से ही वीडियोस बनाना स्टार्ट किया हूँ। 2000 मतलब तब से ही मैं बता रहा हूँ। तो आप हर वीडियो देखोगे, मेरा हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ? देखो, हम हर वक्त पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते, हर वक्त हम पुराना टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी, देखो ऐसा नहीं है कि वो टेक्निक यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन हम थोड़ा अपग्रेड कर लेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा और कम समय में ज़्यादा आउटपुट देगा। ठीक है, हमेशा हमको क्या करना है कि अपग्रेड होना ज़रूरी है ताकि हमारा एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, सक्सेस रेट बढ़े। तो इसलिए मैं हमेशा अपग्रेड करता रहता हूँ। इस बार भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, और ये जो प्लान है ये जनरल बेस पे प्लान है। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि यही प्लान है, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में ये एक ही प्लान नहीं है, दुनिया में जितने लोग हैं उतना प्लान बन सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो प्लान मैंने एक जनरलाइज्ड कर दिया है ताकि ये जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा, जो दूसरी बार कर रहे हैं या तीसरी बार कर रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से ये प्लान मैंने बनाया हुआ है। तो मैथ्स का सबसे पहला सोर्स है राकेश यादव क्लास नोट्स। दोस्तों, एक मज़े की बात आपको बता रहा हूँ कि राकेश यादव क्लास नोट को यूज़ करके ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं, सिर्फ राकेश यादव क्लास नोट। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, वो राकेश यादव क्लास नोट को रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ मॉक टेस्ट करते हैं। राकेश यादव क्लास नोट प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, दैट्स इट, उनका मैथ्स हो गया वहीं पे। तो इतना ज़्यादा यूजफुल है ये क्लास नोट। तो मैं बता दे रहा हूँ सोर्सेस। राकेश यादव क्लास नोट सबसे पहले। दूसरा, ये तो रहा राकेश यादव क्लास नोट, ये कंसेप्ट के लिए, और इसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा। ठीक है, कैसे करना है, इसका सॉल्यूशंस कहाँ से, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। आप, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना था कि ये जो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हो TGF CGL 2022, इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज़ का गाइडेंस आपको देता रहूँगा। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, इसी रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा यहाँ पे। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सर्च कैसे करना है, टेलीग्राम पे जाओ और जो सर्च बार होता है वहाँ पे @ लिखो, @TJF CGL 2022, ये पूरा लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सबसे पहला सोर्स है राकेश यादव क्लास नोट। दूसरा सोर्स है प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर किसका? दो टाइप के आते हैं। एक का आता है किरण प्रीवियस ईयर, आपको जिसको पता है, आप सबको पता है किरण प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज है। दूसरा आता है राकेश यादव का। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर अवेलेबल है। मैं आपको बोलूँगा कि आप राकेश यादव का खरीदो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में सॉल्यूशन सेम नहीं है, सॉल्यूशन अलग है। राकेश यादव का सॉल्यूशन, राकेश यादव की किताब में सॉल्यूशन डिफरेंट है और किरण में सॉल्यूशन डिफरेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर मैं आपको बोलूं तो सॉल्यूशन राकेश यादव वाला बुक में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप किरण खरीदते हो तो आप उसका सॉल्यूशन बिल्कुल फॉलो मत करना, क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, वो टोटली बेसिक ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में वैसा सॉल्व नहीं किया जाता। आप अगर राकेश यादव खरीदोगे तो आप शायद बहुत चीज़ सीख लो, इनिशियली आप मतलब अच्छा चीज़ सीख लोगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप राकेश यादव का जो प्रीवियस ईयर आता है, अभी नया वर्जन क्या चल रहा है मैं देख के बताऊंगा, शायद मेरे को पता नहीं है राकेश यादव का प्रीवियस। उस टाइम पहले 7300 था, अभी थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ चुका होगा। राकेश यादव प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज, ये सेकंड सोर्स है। ठीक है, अब बस इतना ही। एक कंसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, राकेश यादव क्लास नोट्स। प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पेपर। क्लियर हो गया? तीसरा आपको क्या करना है, सॉरी तीसरा क्या है, अभी इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक नोट बना लेना, फार्मूला नोट।
फॉर्मूला नोट। एक छोटा सा नोटबुक खरीद लेना, छोटा सा मतलब क्लासमेट का खरीद लेना, क्योंकि क्लासमेट का जो क्वालिटी अच्छा होता है पेपर का और उसका जो कवर है वो फटेगा नहीं, वो हमेशा रहेगा। एक बार क्लास नोट खरीद लिए, क्लासमेट का जो नोट खरीद लिया वो हमेशा ही रहेगा आपका। तो छोटा सा मतलब इस साइज़ का आता है, इस साइज़ का, मतलब इससे थोड़ा बड़ा ही होता है, आएगा। आप दुकान में खरीद लेना और उसको फॉर्मूला नोट बना लेना। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हो, तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए वो सारे फॉर्मूलास आपको चैप्टर वाइज आप फॉर्मूला नोट में लिखते जाना पढ़ते वक्त, जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको सिंपली फॉर्मूला बता दिया और लिख दिया, नहीं। आप जब आप पढ़ रहे हो तब आप वो फॉर्मूला लिखना। बीच बीच में आप पढ़ते वक्त आपको बहुत सारा नया नया फॉर्मूला भी पता चलेगा, वो भी इसमें नोट करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस पहली बार जब पढ़ रहे हो तो सारे फॉर्मूला आपको पता चल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जब बीच बीच में आप मान लो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नहीं बना, जब आप सोल्यूशन देखोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा, अरे यार ये एक नया फॉर्मूला है, ऐसा भी फॉर्मूला है, मुझे पता ही नहीं था। तो वो फॉर्मूला, वो जो छोटे छोटे फॉर्मूलास हैं, वो सारे फॉर्मूला नोट में मेंशन करना, ताकि आपको ये बाद में काम आए। और हाँ, ये फॉर्मूला नोट को रेगुलरली रिवाइज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लिख दिया और पोथी बना के रख दिए, कुछ काम का नहीं आएगा। ये मत सोच लेना कि आपके बच्चे होंगे तो ये पढ़ेंगे, नहीं। फॉर्मूला नोट ऐसा होना चाहिए कि आप उसको रेगुलरली उसको रिवाइज करोगे, डेली खोलोगे, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको आंखों से निकालना है चीज़ें। ठीक है, तभी ये चीज़ काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नोट का कोई वैल्यू नहीं है। ये तो रहा दोस्तों मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के लिए इतना ही है, इतना मोर देन एनफ है। अगर इस चीज़ को ढंग से कर लो तो आपका प्रीलिम भी निकल जाएगा और मेंस भी निकल जाएगा विद गुड स्कोर। ठीक है, ये तो रहा मैथ्स। अभी हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक ही बुक बताऊंगा मैं आपको, मल्टीपल बुक नहीं बताने वाला। प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, इसका तोड़ नहीं है अभी। प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह। हाँ, नीतू सिंह, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 मत खरीद लेना, वॉल्यूम 1 के बारे में बात करूँ। वॉल्यूम 2 में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, जो ज़रूरी नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए और भी मैं आपको किताब बताने वाला हूँ। ये रहा प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू सिंह। इसमें जितने ग्रामर चैप्टर्स हैं, आपको इसको पढ़ना है और रेगुलरली रिवाइज करना है। ये एक ही किताब को पढ़ना है अभी से लेके दिसंबर तक। फिर प्रीलिम होने के बाद मेंस के लिए भी आपको यही किताब पढ़ना है। ठीक है, प्रीलिम के लिए भी आपको यही किताब पढ़ना है, मेंस के लिए आपको यही किताब पढ़ना है। इसके अलावा अभी देखो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि बोलते हैं कि भाई ये किताब मैंने ख़त्म कर दिया, नीतू सिंह मैंने ख़त्म कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब बताओ कौन सा किताब करूं। अरे भाई, दूसरा किताब की तरफ मूव क्यों कर रहे हो? यही किताब को फिर से पढ़ो। यहीं पे तो गलती हो रहा है कि ये किताब पढ़ने के बाद दूसरे किताब की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी है ही नहीं। आप क्या करना चाहते हो? आप पीएचडी करना चाहते हो क्या? मेन इंटेंशन हमारा है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, पीएचडी करना नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एक ही किताब को बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो यही किताब को पढ़ना, गांठ बांध लो कि यही किताब को पढ़ना और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तभी आपका हर सोच, मतलब हर एक वर्ड इस किताब के आपके नसों में घुसेंगे, अदरवाइज नहीं होने वाला कुछ। दूसरा, अब प्रैक्टिस करेंगे। अब पढ़ तो लिए, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए किरन्स चैप्टर वाइज, किरन्स चैप्टर वाइज इंग्लिश। ठीक है, बेस्ट किताब है। हाँ, इसका और एक भी ऑप्शन बताने वाला हूँ, दोनों में से कोई एक खरीदना, दोनों मत खरीद लेना। और एमबी पब्लिकेशन, एमबी पब्लिकेशन, इसका एक बुक आता है, पता ही है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। जो नए हैं शायद उनको ना पता हो, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि एमबी पब्लिकेशन एक किताब है इंग्लिश का। ठीक है,
ये दोनों में से कोई एक खरीद लेना। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? किरण चैप्टर वाइज हैं, जैसे कि मान लो कि स्पॉटिंग एरर एक चैप्टर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक चैप्टर है, फिल इन द ब्लैंक्स एक चैप्टर है, एक्टिव पैसिव एक चैप्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब ऐसे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिया होगा। लेकिन एमबी पब्लिकेशन में वैसा नहीं है। एमबी पब्लिकेशन में क्या है कि सेट है, जैसे कि हम मॉक लगाते हैं ना, वो सारे मॉक्स दिए हुए हैं उसमें, सेट है। तो आप चाहे चैप्टर वाइज करो, चाहे आप सेट लगा लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर सेट लगाओगे विद इन टाइम ड्यूरेशन लगा सकते हो, चैप्टर वाइज करोगे वो भी विद इन टाइम ड्यूरेशन आप कर सकते हो। तो आपको जो सुइटेबल लगे आप वो करना, दोनों मत खरीदना। उतना टाइम नहीं है कि दोनों ही पढ़ो, दोनों में से कोई एक खरीद लो, क्योंकि आपको सारे सेम ही मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आप पाओगे उसमें भी वही क्वेश्चंस पाओगे, बस बात है अरेंजमेंट का। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम वाइज अरेंजमेंट है, मतलब मॉक दिया हुआ है, इसमें सेट्स दिए हुए हैं। लेकिन किरण चैप्टर वाइज में सेट्स नहीं है, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई किरण में गलती है, गलती कहाँ नहीं है, हर जगह पे है। तो आप प्रिपरेशन करते 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 वो जो गलती वाले क्वेश्चंस है ना, वो आप समझ जाओगे कि यार ये गलत वाले क्वेश्चंस हैं। आपका प्रिपरेशन उस लेवल तक चले जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस गलत हैं। जिस दिन आप समझ जाओगे, जिस दिन आप फाइंड आउट कर लोगे कि क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस गलत हैं, तो समझ जाना कि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्या है? प्लेंटी पैरामाउंट, ग्रामर, किरण चैप्टर वाइज और एमबी पब्लिकेशन प्रैक्टिस। अब वोकैब के बारे में बात करते हैं। वोकैब के लिए एक बुक अभी मार्केट में अच्छा है, मैं खुद में देख चुका हूँ, किताब इतना बेस्ट किताब है, उसको ख़त्म ही नहीं कर सकते, इतने सारे वोकैबलरी उसमें। वो है ब्लैक बुक, काला किताब, ब्लैक बुक वोकैबलरी, ठीक है। ब्लैक बुक वोकैब आप मारो, इसका सारे का लिंक है यार डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको निज मतलब नज़दीकी स्टोर में मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चौथा, आपको दोस्तों रीड करना होगा डेली। रीडिंग ये बुक्स की कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ग्रामर से इम्पॉर्टेंट, वोकैब से इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होता है। जब तक आप वो चीज़ डेवलप ना करो, आप चाहे कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कितना भी वोकैब पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो देखो, आप थोड़ा एनालिसिस करो, देखो जो इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करते हैं उनसे पूछ लेना, उनका रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा होता है। वो कहीं ना कुछ पढ़ते रहते हैं इंग्लिश का, या इंग्लिश का लेक्चर सुनते रहते हैं, कुछ भी उनका इंग्लिश के साथ कनेक्शन ज़्यादा होता है, चाहे वो या तो वो सुन रहे हैं या तो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है, लैंग्वेज सेंस आ जाता है। जिसका लैंग्वेज सेंस आ जाएगा, उसके सामने अगर कोई सेंटेंस डाल दो, गलत कर दो उसको, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। अब वो कुछ गलत लग रहा है, वो क्या है उसको शायद वो ना पता हो, जो उसको पता चलेगा ग्रामर पढ़ के। अब पहली बार अगर जिसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वो ग्रामर पढ़ रहा है, उस बंदे को क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पूरा मतलब कांस्टेंट रखना है कि आपको रीडिंग करना ही करना है। एक दिन में कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आज का ही आपको पढ़ना है। आप जाओ रद्दी वाले दुकान पे और बोलो कि पुराने न्यूज़पेपर दे दे, दी हिंदू का उठा लो या टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, पुराने न्यूज़पेपर लेके आ जाओ, बहुत सारे खरीद लो, लाओ, और एक दिन में 5 आर्टिकल्स पढ़ो, 4 से 5 आर्टिकल्स। और ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि एडिटोरियल पढ़ना, आपको जो अच्छा लगे पेपर में, आपको जो पढ़ने का मन करे, आपका जो भी इंटरेस्ट है, हर एक पर्सन का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब दो बंदे को बैठा दो, पेपर खोल दो, तो दो बंदा सेम टाइप का न्यूज़ नहीं पढ़ेगा, अलग अलग पढ़ेगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है आप वो पढ़ो। मैं क्यों बोल रहा हूँ जो इंटरेस्ट है वो पढ़ो? क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा वो काम में आपका इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, ठीक है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको आप अच्छे से करोगे नहीं, और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप पूरा अपना मन लगाओगे, पूरा दिल लगाओगे, तो वो तब लगेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर में आपको जो भी पढ़ने का मन कर रहा है आप वही पढ़ो, चाहे वो आर्टिकल कोई भी हो। बस हमारा यहाँ पे फंडा है कि हमको इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है,
तभी जाके आपका डेवलप होगा। जिनको लग रहा है कि मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, वो लोग रेगुलरली पढ़ने की कोशिश करो। देखना ये 6 महीने में, जुलाई से लेकर दिसंबर, आपका इंग्लिश देखना कितना मतलब ज़्यादा डिफरेंस फील खुद करोगे। आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। और हाँ, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, ये जो रीडिंग सेक्शन है ये एक दिन में या एक महीने में भी डेवलप नहीं होने वाला। ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये प्रोसेस आप सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप कर रहे हो। ये मैथ्स नहीं है, ये इंग्लिश है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करेगा। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो गया, फिर वो पीछे नहीं हटने वाला। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस छोड़ दिए पीछे हट जाओगे, फिर से ख़त्म हो जाएगा। टच नहीं है, ख़त्म। लेकिन इंग्लिश रीडिंग वैसा नहीं है, एक बार आगे चले गए तो पीछे नहीं आने वाले। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड एक बार डेवलप हो गया तो वापस पीछे नहीं आने वाले, आगे ही चलते जाओगे। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए बस इतना ही है। एक किताब ग्रामर, दूसरा किताब प्रैक्टिस के लिए, तीसरा वोकैब, और चौथा है रीडिंग करना है न्यूज़पेपर से। ठीक है, जीके बता दिया, रीजनिंग बता दिया, मैथ बता दिया और इंग्लिश बता दिया। अब ख़त्म पूरा बुक्स का कहानी। इतने ही बुक्स हैं, इससे ज़्यादा हाथ मत फैलाओ। इससे ज़्यादा अगर हाथ फैलाओगे उतना समय नहीं मिलेगा कि कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमको यही बुक्स को बार बार कंप्लीट करना है। अब बारी आता है कि बुक्स तो समझ लिए, बुक्स तो देख लिए, बुक्स तो क्या है पता चल गया, बुक कौन सा करना है पता चल गया, लेकिन बात आता है अभी कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन बताऊंगा। एग्जीक्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सब मार खा जाते हैं। एग्जीक्यूशन, अब एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैं, कोई बात नहीं, बार बार थोड़ी देखेंगे इस टाइप की वीडियोस। अब एग्जीक्यूशन करेंगे, मैं आपको मंथ वाइज बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है। अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हो, जितना लेट करोगे आपका ये टाइम शॉर्टेज होता जाएगा, तो लेट ना करना, अभी से ही कर लेना। सबसे पहले मैं यहीं पे हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फेज़ 1, ठीक है, फेज़ 1 टोटल 5 फेज़ हैं। 5 फेज़ में मैंने डिवाइड किया हुआ है। टोटल 5 फेज़ में हम ये पूरे प्लान को ख़त्म करेंगे। फेज़ 1 जो है, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो फेज़ 1 जो है वो हम जुलाई और अगस्त ये दोनों हम लेंगे। जुलाई और अगस्त दोनों हम फेज़ 1, सिर्फ हम जुलाई और अगस्त ये दोनों मंथ लेके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जुलाई भी है और अगस्त भी है, आपको डिवाइड करना है। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा अभी। ये जो फेज़ है ये है लर्निंग फेज़। लर्निंग फेज़, ये फेज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम जब घर बना रहे होते हैं, ठीक है, जब हम घर बना रहे होते हैं तो हम जो जितना दीवार उठने में टाइम लगता है, आप टाइम कंपेयर करो, दीवार उठने में ज़्यादा टाइम लगता है या बेस बनने में ज़्यादा टाइम लगता है? बेस बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम बेस, एक टाइम होता है कि हम बेस बना के एक लंबा टाइम तक छोड़ देते हैं ताकि वो सूखे, और पानी देते हैं ताकि वो स्ट्रांग बने। कुछ टाइम के बाद हम दीवार उठाना स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली हम फेज़ 1 में अपने आप को, अपना जो बेस को स्ट्रांग बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, नर्चर करेंगे। दीवार उठाना बहुत इजी है, फट फट से उठ जाएगा, बहुत जल्दी उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर गड़बड़ी कर दी तो फिर वो दीवार उठाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो गिर ही जाना है एक ना एक दिन, कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग फेज़। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा स्लो होगा, फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा स्लो होगा, इसके बाद स्पीड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम स्पीड नहीं करेंगे, स्पीड बाद में करेंगे। तो ये दोस्तों लर्निंग फेज़ है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको लर्न करना, हर चीज़ सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस
कंप्लीशन। कौन सा सिलेबस? जो बुक्स हमने डिसाइड अभी देखा, मैथ्स जीके के लिए क्या है, लूसेंट या आर्यंत, आपको पढ़ना है किताब, ठीक है। जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं, एक दिन में आप 1.5 घंटा दे लो, 1.5 घंटा टाइम निकाल लो, नॉर्मली पढ़ो, नॉर्मल पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। जीके हो गया। रीजनिंग, आपको लेक्चर्स देखना है यूट्यूब के, समझना है टॉपिक वाइज। जो बुक्स मैंने बता दिया आपको, जो किरण का जो बुक है उसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है, ऐसे टॉपिक आपको यूट्यूब पे सर्च करके वही टॉपिक के क्वेश्चंस, आपको टॉपिक समझना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस ही पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको मतलब उसके साथ प्रैक्टिस भी रखना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन। दूसरा क्या है? सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। सॉल्विंग प्रीवियस पेपर्स। ये जो पेपर्स हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप 2015 से ही लो, 2015 से लेके 2021 के क्वेश्चंस। सीजीएल के क्वेश्चंस, सीएचएसएल के क्वेश्चंस, सीपीओ के क्वेश्चंस, ये तीनों एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ले लेना, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट का ऐप है या टेक्स्ट बुक वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा। कोई भी एक मॉक टेस्ट परचेस कर लो, ये सारे प्रीवियस ईयर्स उसमें होंगे, ठीक है। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लर्निंग फेज़ में जो मैंने प्रैक्टिस बुक बताया, किरण का इंग्लिश के लिए किरण चैप्टर वाइज, मैथ के लिए राकेश यादव, और रीजनिंग के लिए किरण चैप्टर वाइज, और जीके के लिए मैंने किरण का बताया नहीं है शायद, कोई बात नहीं, वो हम बाद में हम देखेंगे। तो आपको ना ये बुक्स नहीं पकड़ना है लर्निंग फेज़ में, समझो मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लर्निंग फेज़ में बुक नहीं पकड़ना है। हम यहाँ पे हर चीज़ को स्लोली करेंगे, हर चीज़ को यहाँ पे हम बेस को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बेस को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली बुक्स को बिल्कुल नहीं पकड़ना। यहाँ पे सिर्फ आपको सिलेबस देखना है, आपको कंसेप्ट देखना है, ठीक है। जीके पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। मैथ के राकेश यादव क्लास नोट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, सॉल्व करो। कहाँ पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब किताब नहीं करना, किताब बाद में करेंगे, ठीक है। पेपर निकालो, डायरेक्ट एग्जाम के जो पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, आप इंटरनेट में डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट में सर्च करो कोई पर्टिकुलर एग्जाम, सीजीएल 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, निकल जाएगा। देखो ये चीज़ किताब में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको किताब अभी पकड़ने की कोशिश नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं बाद में इस चीज़ के पीछे एक रीज़न है, मैं आपको रीज़न नहीं बताने वाला, क्योंकि रीज़न बता दूंगा तो ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो रीज़न नहीं बताते। कोई भी चीज़, अगर कोई थेरेपी कर रहे हैं तो सामने वाले बंदे को रीज़न नहीं बताते। अगर रीज़न बताएंगे तो वो थेरेपी उसके लिए काम नहीं करे। तो एग्जैक्टली मैं एक थेरेपी, एक जो प्लान है, इसके पीछे का रीज़न बता दूंगा तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो बेटर है आप ना समझो रीज़न क्या है, आप बस एग्जीक्यूशन करो। किताब नहीं पकड़ना फेज़ 1 में, आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करने हैं डाउनलोड कर करके। जीके किया, जीके पढ़ा, जीके बुक से पढ़ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप पेपर देख रहे हो जुलाई अगस्त में। रीजनिंग का भी वही है, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, उसके साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में आते हैं, 100 क्वेश्चन वाले, वही प्रीलिम के। मैथ का क्या कर रहे हो आप? राकेश यादव क्लास नोट कर रहे हो, उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो। प्रीलिम का भी देख लेना और मेंस का भी डाउनलोड करके देख लेना। इंग्लिश का भी एग्जैक्टली वही है कि आप प्लिंटू पैरामाउंट पढ़ रहे हो, उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा। जब आप नेक्स्ट फेज में मूव करोगे, आप परफेक्टली रेडी हो जाओगे कि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अगर पहला फेज से ही, सॉरी मैं रीज़न नहीं बताऊंगा आपको, रीज़न नहीं बताने वाला, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली समझ गए क्या करना है फेज़ 1 में? आपको फेज़ 1 में इतना ही करना है। और एक चीज़,
जब प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे हो तो केयरफुली देखने की कोशिश करना कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है, कैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, क्या पूछ रहे हैं, कौन सी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को पकड़ रहे हैं। आपको थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऐसे ही मतलब रोबोट की तरह पढ़ाई मत करो, आप एनालिसिस करने की कोशिश करो। थोड़ा सोचो ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये भी तो पूछ सकता था, लेकिन ये वाला क्यों पूछा, और इस टाइप का क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहा है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ताकि आप जब मान लो कि जीके पढ़ रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद कि आपको बुक में से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को कॉन्स्टेंटली देखोगे नहीं तो जीके में सारे पढ़ने की कोशिश करोगे जो कि यूजफुल नहीं है। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं? तो वही जी प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्या फ़ायदा है कि आप एलिमिनेट कर पाओगे जो चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए केयरफुल ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीवियस पेपर्स, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये तो रहा फेज़ वन। फेज़ वन ख़त्म हुआ यहाँ पे। अरे अलार्म बज गया सुबह का। फेज़ वन, फेज़ वन जुलाई और अगस्त, जुलाई एंड अगस्त। अब हम फेज़ टू जाएंगे। फेज़ टू, फेज़ टू ये आपको सितंबर महीना, सिर्फ 1 मंथ। ठीक है, क्या करना है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप जो सिलेबस कंप्लीट किए फेज़ वन में, क्या पढ़े? जीके के लिए आपने लूसेंट या आर्यन देखा, रीजनिंग के लिए आपने यूट्यूब के जो लेक्चर्स है वो सेलेक्ट किए, वही देखे, जिसको मैंने आपको बताया कि सेव करके रखना, क्योंकि उसी को बार बार देखना है। अगर देखोगे तो उसी को ही देखना, अगर ब्लड रिलेशन जहाँ से देखे हो तो बार बार उसी को ही देखना। मैथ के लिए राकेश यादव क्लास नोट कंसेप्ट, इंग्लिश के लिए प्रिंस टू पारामाउंट और ब्लैक बुक। ठीक है, वो क्या आपको तो कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो राकेश यादव क्लास नोट प्लस लूसेंट और आर्यहंत प्लस इंग्लिश के लिए क्या है, प्लिंथ टू पारामाउंट, प्लिंथ टू पारामाउंट प्लस ब्लैक बुक, ब्लैक बुक वोकैब। दोस्तों चाहे कोई भी फेज़ हो, ठीक है, फेज़ वन यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। फेज़ टू में, फेज़ थ्री में, फेज़ फोर में और फेज़ फाइव में आपको ये बंद नहीं करना है, ये चीज़ आपको बंद नहीं करना है। ये कांस्टेंट रिवीजन होना ही होना है। एक बार ख़त्म हुआ फिर से स्टार्ट करो, एक बार ख़त्म हुआ फिर से स्टार्ट करो, फिर ख़त्म हो गया फिर से स्टार्ट करो, फिर ख़त्म हो फिर स्टार्ट करो। ये एक लूप में चलना चाहिए। जैसे कि लूप गाना सुनते हो ना, जब हम गाना सुनते हैं तो लूप में सुनते रहते हैं, जो गाना हमको अच्छा लगता है बार बार सुनते रहते हैं। लूप, एक बार ख़त्म हो गया फिर से स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली आपको ये चीज़ लूप में रखना है। और सक्सेस का मतलब एग्ज़ाम जो क्लियर करने का, एग्ज़ाम निकालने का यही ट्रिक है। ये चीज़ किसी को पता नहीं होता है। अगर पता भी है तो ध्यान नहीं देते हैं, अगर पता भी है तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। क्योंकि जिस बंदे ने इसका इम्पोर्टेंस समझ गया कि ये जो लूप को रखना है हमेशा, वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेगा। एसएससी सीजीएल ही नहीं, वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो ये लूप को समझना है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने का यही एक सीक्रेट है। अगर मेरे को पूछो कि कौन सा एक सीक्रेट है भाई, एक सिंगल सीक्रेट बताओ, मैं बोलूँगा कि एक लूप में चलो। कोई एक चीज़ है जो एक सर्टेन कुछ किताब है जो आपको लूप में रखना है हमेशा, और यही लूप है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना। अब फेज़ टू में क्या है कि फेज़ वन में सीख लिए,
फेज़ 2 में ये रिवीजन होगा, ठीक है, इसको कंटिन्यू चलेगा। इसके साथ आपको अब दूसरा नंबर में क्या करना है कि आपको किताब उठाना है। मैथ के लिए जो बुक्स मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया, ठीक है, जो भी बुक्स के टाइम में मैंने डिस्कस किया प्रैक्टिस के दौरान आपको कौन सा करना है। मैथ के लिए राकेश यादव का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इंग्लिश के लिए किरण, रीजनिंग के लिए किरण, और जीके के लिए भी आप किरण ऑप्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम बुक्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम बुक्स। सब लिख के रखना पड़ता है ये सब चीज़, क्योंकि मैं इतना सारा चीज़ है कंप्लीटली, देखो कंप्लीटली लिखा हुआ मैंने, इतना सारा चीज़ है कि अब इसको लिख के रखना पड़ता है, अदरवाइज मैं समझा नहीं पाऊँगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम बुक्स। अब हम बुक्स करेंगे फेज़ 2 में। फेज़ 1 में हमने सिर्फ डाउनलोड कर करके देखा हुआ था एग्ज़ाम में पेपर, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जानबूझ के रखा। देखो मैं चाहता तो आपको ये बुक भी पहला फेज़ में बता सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि पहला फेज़ में बुक नहीं, हम दूसरा फेज़ में बुक करेंगे, पहला फेज़ में और थोड़ा स्ट्रांग बनेंगे हम, तो इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया उस चीज़ को। प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम बुक्स करेंगे, ठीक है, बुक से करेंगे। कौन सा? मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट। अब आपका ये लूप 1, ये तो रिवीजन हो ही रहा है, क्लास नोट आप रिवीजन कर ही रहे हो, लूसेंट आप आर्यंत कर ही रहे हो, प्लिंटू पारामाउंट कर ही रहे हो, ब्लैक बुक कर ही रहे हो। अब जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना, तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको देखना, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। अरे यार ये तो बन जा रहा है, अरे ये तो ऐसे ही हो जा रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जा रहे हैं। आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आपको पहली बार कर रहे हो फिर भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये रहा फेज़ 2। आपको ये पूरा सितंबर महीना में यही करना है। आपको ये चीज़ 1 2 3 4 ये जो 4 ये लूप में इसको चलाना ही है। मान लो कि राकेश यादव क्लास नोट सितंबर में आपका ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे? अब क्वेश्चन उठता है राकेश यादव क्लास नोट सितंबर में ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे? फिर से स्टार्ट कर दो, वही सितंबर में ही। देखो यहाँ पे जो जितना बार कर सकता है, ये जो लूप वाला सब्जेक्ट है, इसको जो जितना बार कर सकता है ना, वो उतना आगे निकल जाएगा। जो जितना कम बार करेगा वो पीछे रुकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, पीछे ही रुकेगा वो, लेकिन जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। ये आप पे छोड़ दिया मैं, लेकिन मिनिमम आपको एक बार तो करना ही है। मतलब फेज़ एक फेज़ में एक बार तो मिनिमम आपको करना है, ये मिनिमम है। इससे कम करोगे तो भाई मेरे पे मतलब ब्लेम नहीं करने की, नहीं निकला एग्ज़ाम या एग्ज़ाम ख़राब हो गया। मिनिमम तो एक बार करना ही है, और मैक्सिमम जितना कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। तो ये रहा फेज़ 2, सितंबर महीना आपको कंप्लीटली यही चीज़ करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फेज़ 3। अब गाड़ी थोड़ा स्पीड होगा। फेज़ 3 मतलब सब फेज़ 1 में हमने पहला गियर डाला गाड़ी का, फेज़ 2 में हमने सेकंड गियर डाला, थोड़ा एक्सलेट किया। अब फेज़ 3 में थर्ड गियर में हम एक्सलेट करेंगे। ये सितंबर, ये हो गया अक्टूबर महीना। अक्टूबर में फेज़ 3 हमारा जो है वो अक्टूबर में है, ठीक है। अब जो पहला जो लूप है रिवीजन लूप, ये हमारा रहेगा। जो मैंने आपको बताया, ये जो रिवीजन वाला लूप है, ये वाला लूप, ये तो रहेगा। इसमें क्या क्या है फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, देखो। राकेश यादव क्लास नोट प्लस लूसेंट और आर्यहंत प्लस प्लिंथ पारामाउंट प्लस ब्लैक बुक वोकैब, ये दोस्तों आपको लूप में रखना है। ये फिर से आपको करना है मिनिमम एक बार, तो अक्टूबर में आपको ये फिर से ख़त्म करना है, ठीक है। इतना इजी भी नहीं है यार पढ़ाई, जितना सोच रहे हो इतना इजीली सिलेक्शन नहीं होता है। रिवीजन आपको इस चीज़ को रखना है फेज़ 3 में भी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम बुक। जो बुक से हमने सेकंड फेज में किया वही बुक को फिर से लगाना है। प्रैक्टिस एमसीक्यू फ्रॉम बुक। लेकिन इस बार अलग क्या है, इस बार अलग ये है कि पहली बार हमने जो बुक लगाया था हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इस बार आप
अगली बार कर रहे हो, ठीक है, दोबारा कर रहे हो वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को, तो देखना कि आप पहला अटैम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप उस चीज़ को कर सकते हो, मतलब कर चुके हो, पिछले महीने में आप ऑलरेडी कर चुके हो उस चीज़ को। देखो पहला अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, मतलब सॉल्यूशन, बिना सॉल्यूशन देखे वो क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो, फंस गया क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन, मतलब होता है ना कभी कभी ये क्वेश्चन करते करते, यार ये क्वेश्चन पहली बार में किया था, इस बार में फिर से नहीं हो रहा है, तो क्या करना दोस्तों, राउंड मार्क कर देना। मान लो कि 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन है, मान लो कि 4th नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसको राउंड कर लेना और इसका सोल्यूशन देखना और सीख जाना कि इसका कैसे होता है, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, सीख लेना उस चीज़ से। ये चीज़ आपको करना है कि आपको मार्क करना है, मार्क एमसीक्यूज, जो आपका पहला अटेम्प्ट में नहीं बन रहा है, मतलब पहली बार कर चुके हैं फिर भी आपका नहीं बन रहा है, आपको मार्क करते जाना है वो सारे क्वेश्चंस, ये काम आएगा बाद में। तो ये फेज़ 3 में आपको इतना ही करना है कि आपको ये रिवीजन करना है, ये जो रिवीजन वाला लूप चलेगा, और दूसरा में आपको वही किताब जो प्रैक्टिस आपने किया हुआ था, किरण का रीजनिंग, किरण राकेश यादव का मैथ्स, किरण का इंग्लिश या एमबी या और जीके किरण का, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, फिर से दोबारा लगाओ। ये रहा फेज़ 3। फेज़ 4 में हम मूव करेंगे। फेज़ 4, ये दोस्तों नवंबर महीना आ गया, ठीक है, नवंबर महीना आ गया और हम फेज़ 4 पे पहुंच चुके हैं अपना प्रिपरेशन का। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रिवीजन लूप चलेगा अपना, समझ रहे हो रिवीजन लूप कौन सा है, या फिर से लिख दूँ, रिवीजन लूप राकेश यादव क्लास नोट प्लस लूसेंट या आर्यंत, ठीक है, प्लस कौन सा, ब्लैक बुक वो कैब प्लस प्लिंथ टू पारामाउंट, ये लूप चलेगा, इसको बंद नहीं करना, प्लिंथ टू पारामाउंट और ये 3, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाने वाला है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, जो नवंबर महीना में जो आप एमसीक्यू वही बुक प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फोकस होगा राउंड वाले क्वेश्चन पे, मार्क वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, एमसीक्यूज फ्रॉम बुक्स, लेकिन फोकस होगा, फोकस शुड बी ऑन मार्क क्वेश्चंस, मार्क्ड एमसीक्यूज, ठीक है। इस फेज में क्या है, इसका पहला फेज में हमने जो जो हम लोग का अटेम्प्ट में नहीं हो रहा था, पहला अटेम्प्ट में हम लोग का नहीं हो रहा था, वो हम मार्क करते गए। इस फेज में हम क्वेश्चंस तो करेंगे, लेकिन हम लोग का मैक्सिमम जो फोकस होगा वो राउंड वाले क्वेश्चन पे होगा, मार्क वाले क्वेश्चन, क्योंकि बाकी जो अनमार्क क्वेश्चन है वो आपसे बन जा रहे हैं, वो बन भी जाएंगे, क्योंकि आप जो रिवीजन लूप चला रहे हो ना, यही आपके क्वेश्चंस बना देंगे मैक्सिमम। लेकिन जो जो नहीं बन पा रहा है, वो आपने मार्क किया हुआ था, वो वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस अपना होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग का जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है जिस चीज़ पे, वो भी क्लियर हो जाए। हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हम लोग को एग्जाम में, ठीक है। अब जो मार्क वाले क्वेश्चन है उस पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो क्या होगा कि जो अनमार्क क्वेश्चन है वो तो बन ही जाएंगे, एनी हाउ बन जाएंगे, लेकिन मार्क वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने से क्या होगा, जो जो आपके नहीं बन रहे थे उसमें भी आप स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो जाओगे। ये तरीका है, ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फेज़ 4 में नवंबर में आपको क्या करना है, रिवीजन लूप आपको कंटिन्यू रखना है, एमसीक्यू बुक से करना है, लेकिन फोकस आपको ज़्यादा मार्क वाले क्वेश्चन पे रखना है, अनमार्क क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, अब हम दोस्तों मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिस मॉक्स, अब थोड़ा मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि असली युद्ध यही है कि हमको मॉक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेन जो बैटल है वो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। तो मेन बैटल से पहले हम लोग बहुत सारे ट्रायल बैटल करेंगे,
क्योंकि ट्रायल बैटल करने से ही हम गिरेंगे, उठेंगे, सीखेंगे, चोट लगेगा, फिर से सीखेंगे, ताकि ये सारा जो गलती है वो मेन बैटल में ना हो। तो जो मॉक नहीं देता उसका मतलब पता है क्या है? वो रेडी है कि सारा गलती मेन बैटल में ही करे। वो अपना गलती कुछ सीखेगा ही नहीं। अपना गलती, अरे पहले गलती करोगे तो सीखोगे ना। अब डायरेक्ट मॉक नहीं दिया, डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठोगे तो क्या है, वहीं पे सारे गलती होंगे और एग्ज़ाम ख़राब। फिर से 1 साल वेट करो नेक्स्ट फॉर्म के लिए। और वैसे ही पता है कि एसएससी के ज्वाइनिंग कितना जल्दी होता है, सबको पता है। प्रैक्टिस मॉक्स। अब प्रैक्टिस मॉक कैसे करना है दोस्तों? ज़्यादा नहीं करना है, 1 वीक में 3 मॉक लगाना है। भूख लगना स्टार्ट हो गया मेरे को। 1 वीक में 3 मॉक लगाना है, फुल मॉक, ठीक है। 1 घंटे वाले जो 60 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। कोई भी मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हो। टेस्ट बुक ले लो, अड्डा ले लो, या ग्रेड अप ले लो, ठीक है। मैं यही तीनों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट बुक, अड्डा, ग्रेड अप, कोई भी एक ले लो। आपको 3 मॉक देना है 1 वीक में, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप टाइम के अंदर कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हो, प्रेशर कैसे हैंडल कर पा रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिस होगा मॉक से। चौथा, जो अड्डा ऐप होता है, अड्डा ऐप होगा, एसएससी अड्डा का जो ऐप है, अड्डा 247 ऐप, ग्रेड अप का ऐप, ग्रेड अप तो अभी नहीं है, वो बायजू हो गया, वो वाला ऐप डाउनलोड करने ना। उसमें स्मॉल क्विजेस हैं, स्मॉल क्विजेस, इसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि बड़ा बड़ा मॉक देने से अच्छा है कि आप ज़्यादा स्मॉल क्विजेस प्रैक्टिस करो। अब स्मॉल क्विजेस कब प्रैक्टिस करना है? पढ़ रहे हो, आपको बोर लग रहा है, ठीक है, तो आपको छोटे छोटे क्विज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एटलीस्ट एग्ज़ाम जो 6-7 महीना या 8 महीना आप पढ़ोगे, इतना आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो बाकी चीज़, ठीक है। 1 हफ्ते में 1 मूवी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेली कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देख रहे हो, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ आप माइंड में डालोगे तो आपका माइंड उतना मतलब इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, प्रिपरेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो प्रिपरेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको सिर्फ प्रिपरेशन में ही दिमाग लगाना है। आपको बोर लग रहा है तो आप छोटे छोटे क्विज़ दो, क्विज़ में मज़ा आता है। जीके को क्विज़ दो, इंग्लिश का क्विज़ दो, देखो बहुत सारे गलत होंगे और उसमें से सीखो, सोल्यूशन देखो, सीखो, या कि मैंने किस लिए गलत कर दिया। ऐसे करते करते सारे न जाने कितना सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो स्मॉल क्विजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेज़ 4 में। अब सबसे लास्ट में आता है दोस्तों फेज़ 5। फेज़ 5, अब एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, ना जाने स्टार्टिंग वीक में भी हो सकता है कि लास्ट में वीक में भी हो सकता है या मिडिल में भी हो सकता है। तो फेज़ 5 दिसंबर, और ये लास्ट फेज़ है। इसमें आपको लूप रिवीजन बंद नहीं करना, ठीक है। यहाँ बताया कि लूप रिवीजन, यस, यहाँ पे लूप रिवीजन बंद नहीं करना है। राकेश यादव क्लास नोट, ब्लैक बुक, प्लिंथ टू पैरामाउंट, लूसेंट और आर्यंत, इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है। ये आपको रिवीजन रहना ही रहना है। फिर से आपको ये दिसंबर में भी आपको ट्राई करो ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अगर ना हो पाए ठीक है, लेकिन ट्राई करो ख़त्म करने के लिए। दूसरा, आपको डेली मॉक देना है, डेली 1 मॉक। जब तक एग्ज़ाम, जो डेट के लिए जब तक एग्ज़ाम है, आपको डेली 1 मॉक देना है। हाँ, एग्ज़ाम का डेट से 4-5 दिन पहले मॉक देना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है उस टाइम मॉक देना, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के पहले दिन भी मॉक दे के जा रहे हो और एग्ज़ाम में मॉक में ख़राब स्कोर आ गया तो दिमाग में अटक गया कि यार मेरा स्कोर ख़राब है तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्कोर ख़राब हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने 5 दिन पहले मॉक देना बंद कर दिया, बोला कि आप मेंटली स्ट्रांग रहो एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं है कि आप वीक होके जा रहे हो, क्योंकि वो बहुत रोल प्ले करता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो एग्ज़ाम में। तो आपको पहला, ये जो लास्ट फेज़ में आपको लूप रिवीजन रखना है, कंटिन्यू रखना है, और उसके साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट देना है एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले तक, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा, अब आपको सिर्फ जितना जो बुक से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ था ना, वो सिर्फ जो मार्क वाले क्वेश्चन से, सिर्फ मार्क वाले क्वेश्चन करना। ओनली प्रैक्टिस मार्क्ड क्वेश्चंस, मार्क्ड
MCQs फ्रॉम बुक्स। बाकी सारे क्वेश्चन नहीं देखना, उतने सारे क्वेश्चन टाइम नहीं है देखने के लिए, तो सिर्फ मार्क वाले क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये है फेज़ 5 और टोटली मतलब 5th गियर पे चल रहे हो, यहाँ पे पूरा 5th गियर पे आ चुके हो। और ये दिसंबर महीना है और इसी एक महीने में आपका Tier 1 होगा। और ये एग्ज़ाम जब टाइम आएगा तब तक आप फुल्ली रेडी हो चुके होगे, ठीक है। मेरा मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया, 5% हो गया। तो ये एग्ज़ाम का टाइम जब आएगा आप तब तक फुल्ली रेडी हो चुके होगे और फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके होगे और एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो, और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होगा अगर आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूशन करोगे सारे फेजेस को। मैंने आपको बुक्स बता दिया और बुक्स को कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया, फेज़ वाइज मंथ वाइज प्लान बता दिया। अब आप जितना लेट करोगे आपका ये थोड़ा श्रिंक होता जाएगा, आपका ये प्लान इसी हिसाब से श्रिंक करते जाओ। देखो अभी ऐसा नहीं है कि अभी ये वीडियो अपलोड करके सारे लोग अभी देख लेंगे, अभी ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग बाद में भी देखेंगे। मान लो कि कोई अगस्त में देखा या सितंबर में देखा, उस हिसाब से आप थोड़ा अपना पढ़ाई का इंटेंसिटी बढ़ा दो और इसको थोड़ा श्रिंक कर दो। प्लान यही रहेगा, प्लान चेंज नहीं होने वाला, आप थोड़ा श्रिंक कर दो सेम प्लान को, ठीक है। और थोड़ा पढ़ने का आवर बढ़ा दो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बुक्स के सारे लिंक मैंने दे दिया हुआ है, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। और ये ग्रुप जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है TGF CGL ये सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने गाइड किया हुआ बुक्स और ये जो फेज़ वाइज प्लान बताया ये मेरा प्लान है। तो ये ग्रुप ज्वाइन करोगे तो मैं इसी प्लान बेस्ड आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रिपरेशन। और हाँ, एक चीज़ याद रखना जो मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही, अगर करना चाहते हो तो फुल्ली इंटेंसिटी से करो या तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप फुल्ली इंटेंसिटी से नहीं करोगे तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।